स्टूडेंट अभी कक्षा 10वीं के छात्र और अभी 2024 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और अभी सपना है कि भाई हिंदी में आपको पूरा का पूरा नंबर मिले, यानी 70 में 70 नंबर पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल आपको स्किप नहीं करना है। मैं क्या करूंगा, पूरे किताब का जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो, चाहे आपका पद्य का इंपॉर्टेंट प्रश्न हो, चाहे गद्य का हो, चित का हो या व्याकरण होगा, यानी हिंदी किताब के सभी चैप्टरों के क्या करूंगा 50 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न आपको बताऊंगा। अगर इस पूरा का पूरा वॉच कर लेते हैं तो 20 नंबर पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि इससे बाहर कोई भी प्रश्न आएगा ही नहीं। किताब का आपको यहाँ पे प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे मैं बता दूं कि 20 आपको गद्य के इतिहास से इंपॉर्टेंट प्रश्न कराऊंगा और 20 क्या करूंगा पद्य के इतिहास से कराऊंगा और 10 मैं आपको क्या करूंगा व्याकरण पे आधारित प्रश्नों को कराऊंगा। मैं बता दूं कि पूरे यूट्यूब पे ऐसा प्रश्न कोई नहीं बताया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न और इन प्रश्नों को जल्दी कोई बताता नहीं है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक एक प्रश्न समझ में आएगा। बता दूं कि 50 में से अगर आप 30 प्लस प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो मान के चलिए बोर्ड एग्जाम में आपका एक भी एमसीक्यू नहीं छूटेगा। तो चलिए सुनिए, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको पहला प्रश्न दिखाई दे रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास है। आपको बताना है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है। पहला आपको दिया गया है परीक्षा गुरु, दूसरा आपको दिया गया है गोदान, तीसरा आपको दिया गया है लहरों के राजहंस और चौथा आपको दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है वो परीक्षा गुरु है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देखिएगा दूसरा प्रश्न आपको पूछा गया है कि हिंदी का प्रथम कहानी है। तो यहाँ पे याद रखिएगा इन दोनों में से कोई ना कोई एक प्रश्न पूछता है, या तो कहानी पूछ देगा प्रथम या तो प्रथम उपन्यास पूछ देगा। तो इन दोनों को आपको याद रखना है। यहाँ पे देख सकते हैं पहला ऑप्शन आपको दिया गया है कफन, दूसरा ऑप्शन आपको ममता दिया गया है, तीसरा ऑप्शन आपको इंदुमती दिया गया है और चौथा ऑप्शन आपको लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को याद रखना है कि हिंदी का जो प्रथम कहानी क्या है इंदुमती को माना जाता है। तो ये आपका तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं आपको बता दूं कि एक एक प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट और ऐसा प्रश्न कोई अभी तक नहीं बताया। अगर वीडियो को स्किप करेंगे तो बोर्ड एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न आपका छूट जाएगा और आपको हिंदी में पूरा का पूरा नंबर नहीं मिलेगा। बिल्कुल आपको स्किप करना नहीं है। यहाँ पे सामने तीसरा प्रश्न भी दिया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप देख सकते हैं। प्रश्न कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक है। यहाँ पे आपको बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक है। पहला ऑप्शन आपको दिया गया शुक्ल युग के, आपको दिया गया द्विवेदी युग के, तीसरा आपको दिया गया शुक्लोत्तर युग के और चौथा आपको दिया गया भारतेंदु युग के। तो आप सभी जानते हैं कि भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल नाम है तो नाम से ही पता चल जा रहा है कि किस युग के लेखक है। तो ये शुक्ल युग के लेखक है। आपको याद रखना है पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं चौथा प्रश्न दिया गया मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आपको बताना है कि कलम का सिपाही कृति है। आपको बताना है कि कलम की सिपाही जो रचना है वो किसके द्वारा रचा गया है। पहला आपको ऑप्शन दिया गया धर्मवीर भारती, दूसरा दिया गया अज्ञेय जैनेन्द्र और चौथा आपको दिया गया अमृत राय। आप सभी को पता होना चाहिए कि कलम का सिपाही मोस्ट इंपोर्टेंट रचना और हर साल इसको पूछता है। तो ये जो रचना है किसकी है, अमृत राय की है। तो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको 5 नंबर का भी प्रश्न दिखाई दे रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऐसा नाटक है जो जयशंकर प्रसाद जी का नहीं है। पहला आपको दिया गया ध्रुव स्वामिनी, दूसरा दिया गया चंद्रगुप्त, तीसरा आपको दिया गया लहरों के राजहंस और चौथा आपको दिया गया स्कंदगुप्त। यहाँ पे याद रखिएगा कि ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त क्या है, जयशंकर प्रसाद का नाटक है। लेकिन लहरों के राजहंस क्या है, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। ये क्या है, मोहन राकेश का नाटक है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने 6 नंबर का भी प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। इस प्रश्न को भी लगातार पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। तो इसको बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। पूछ रहा है कि चिंतामणि के रचयिता है। आपको बताना है कि चिंतामणि के रचयिता कौन है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा है, जयशंकर प्रसाद हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं या मुंशी प्रेमचंद्र है। तो आप सभी जानते हैं कि चिंतामणि किसके द्वारा लिखा गया है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया। तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ नोट भी आपको मिल जाएगा। सभी विषयों के इंपॉर्टेंट प्रश्नों का पीडीएफ नोट मेरे पास है। वायरल पेपर का प्रश्न है, मैंने बहुत सारा वायरल पेपर भी कराया है। जो क्या होता है हर साल यहाँ पे क्या होता है बोर्ड एग्जामों में लड़ता है। आपको वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि बिल्कुल फ्री में आपको पीडीएफ नोट कैसे मिलेगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए आपको कराते हैं अगला प्रश्न। देखिए आपके सामने 7 नंबर का प्रश्न दिखाई दे रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलू क्या याद करूं के लेखक हैं। देखिएगा इसको 2 तरीके से पूछता है। कभी कभी पूछ देता है कि क्या भूलू क्या याद करूं किस विधा की रचना है, यानी कहानी है, नाटक है, आत्मकथा है, उपन्यास है। तो ऐसे भी पूछा जाता है। तो आप याद रखिएगा क्या भूलू क्या याद करूं क्या है एक प्रकार का आत्मकथा है। और यहाँ पे पूछा हुआ कि भाई इसके लेखक कौन है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। पहला आपको दिया गया हरिवंश राय बच्चन, दूसरा आपको दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा आपको दिया गया यशपाल और चौथा आपको दिया गया रामविलास शर्मा। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि क्या भूलू क्या याद करूं मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके लेखक क्या है, हरिवंश राय बच्चन है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे 8 नंबर का ही प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी है। ये भी हर साल पूछा जाता है,
प्रश्न है कि सेवा सदन उपन्यास के लेखक है, आपको बताना है कि सदन उपन्यास के लेखक कौन है। जैनेन्द्र हैं कि यशपाल जी है कि मुंशी प्रेमचंद्र है कि जयशंकर प्रसाद है। तो आप सभी को पता है कि सेवा सदन एक उपन्यास है और इसके लेखक का नाम क्या है, मुंशी प्रेमचंद्र है। तो तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न आपको 10 नंबर का दिया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न दिया गया है कि हंस पत्रिका के संपादक थे, आपको बताना है कि हंस पत्रिका किसके द्वारा संपादन किया गया था। मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा किया गया था, जयशंकर प्रसाद के द्वारा किया गया था, निराला जी के द्वारा किया गया था या महादेवी वर्मा जी के द्वारा किया गया था। तो आप सभी को याद रखना है पत्रिका का संपादक किया गया था वो मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा किया गया था। तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक एक प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ पे श्योर रहिए इससे बाहर आपके सामने कोई भी प्रश्न नहीं आने वाला है। बस इन 50 प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, एमसीक्यू का एक भी नंबर आपका नहीं कटने वाला। लास्ट में मैं बताऊंगा कि कैसे आपको पीडीएफ नोट मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर का प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रश्न आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक है। देखिएगा इस प्रश्न में काफी लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको नहीं समझ में आता है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे मैं बता दूं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या है, एक प्रकार के निबंधकार हैं, इतिहासकार हैं और आलोचक है। तो यहाँ पे देखिएगा आपको यहाँ पे कवि दिया गया है, उपन्यासकार दिया गया है, आलोचक दिया गया और नाटककार दिया गया। तो देखिएगा ये न उपन्यासकार है, न नाटककार है, न कवि है। यह क्या है, या तो निबंधकार होंगे, नहीं तो इतिहासकार होंगे, नहीं तो आलोचक होंगे। तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें काफी लोग क्या करते हैं, गलतियां कर देते हैं, लेकिन इस प्रश्न को आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए आपको दिखाते हैं 12 नंबर का प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए इसमें आपके सामने 12 नंबर का प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न कह रहा है कि सूर्य के शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं, आपको बताना है इसमें से कौन से ऐसे लेखक हैं जो शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। राधाचरण गोस्वामी दिया गया है, चतुर्सेन शास्त्री दिया गया है, दौलत राम दिया गया है, धर्मवीर भारती दिया गया है। तो आप याद रखिएगा कि यहाँ पे ना धर्मवीर भारती क्या है, आपके शुक्लोत्तर युग के लेखक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। किसी प्रश्न में अगर डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, लेकिन यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि प्रश्नों को इकट्ठा करने में मुझे काफी रिसर्च करना पड़ा है, काफी समय लगा है, तब जाके मैं ये वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूं। और आप पूरा यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, ऐसे प्रश्नों को अभी तक कोई नहीं बताया, चूंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न और इन्हीं प्रश्नों को हर साल पूछा जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा। और इस वीडियो का टारगेट हम रखते हैं मात्र 50 लाइक। यहाँ पे आपको 50 लाइक क्या करना है, कंप्लीट करना है, क्योंकि मेरे पास क्या है 50 प्रश्न है और आपको 50 लाइक का टारगेट पूरा करना है। हम देखेंगे कि आप लोग कितना सपोर्ट करते हैं। चलिए आपके सामने लेके आते हैं अगला प्रश्न। देखिए ना आपके सामने अगला प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न कह रहा है कि साहित्य और कला रचना है, आपको बताना है कि साहित्य और कला किसकी रचना है। सुमित्रा नंदन पंत की है, भगवत शरण उपाध्याय की है, जयप्रकाश भारती की है, पदुमन लाल पुन्नालाल बख्शी की है। तो यहाँ पे आप याद देखिएगा साहित्य और कला जो रचना है ना वो भगवत शरण उपाध्याय की रचना है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी आप लोग तैयार करिएगा। यहाँ पे आपको 14 नंबर का भी प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है। आपको बताना है कि इसमें से कौन से ऐसे लेखक हैं जो यात्रा साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ पे पहला आपको दिया गया जयशंकर प्रसाद, दूसरा आपको दिया गया मुंशी प्रेमचंद्र, तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया राहुल संस्कृत्यायन और चौथा आपको दिया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। राहुल संस्कृत्यायन को यात्रा साहित्यकार माना जाता है और ये सबसे ज्यादा फेमस हैं और इन्होंने ही क्या किया, बहुत सारे यात्राओं के बारे में क्या किया है, विवरण दिया है, उसके बारे में लिखा है कि यही हमारे क्या है यात्रा साहित्यकार हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए 15 नंबर का प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, आपको दिया गया मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि एकांकी सम्राट कहा जाता है। किसे एकांकी सम्राट कहा जाता है। राम कुमार वर्मा को कहा जाता है, सेठ गोविंद दास को कहा जाता है, हरिकृष्ण प्रेमी को कहा जाता है या मोहन राकेश को कहा जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि राम कुमार वर्मा को हम लोग क्या कहते हैं, एकांकी सम्राट कहते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इनका जो फेमस क्या है एकांकी है वो दीपदान है। कौन सा एकांकी फेमस है, दीपदान है। कभी कभी पूछ देता है कि दीपदान के लेखक हैं या दीपदान की विधा है। तो आपको याद रखना है कि दीपदान क्या है, एक एकांकी है और इसके लेखक क्या है, राम कुमार वर्मा जी हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 16 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया है कि गबन की विधा है। आप सभी को पता है कि गबन क्या है, मुंशी प्रेमचंद की रचना है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भाई किस विधा में लिखा गया है, नाटक है, एकांकी है, उपन्यास है या कहानी है। तो आपको याद रखना है कि जो गबन है ना वो क्या है, एक उपन्यास है। तो तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देख लीजिएगा, इस प्रश्न को बिल्कुल आप लोग तैयार कर लीजिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हर साल इस प्रश्न को पूछा जाता है कि भैया शुक्ल युग की समय अवधि है। आपको बताएं कि शुक्ल युग का समय कब से कब तक है। यहाँ पे पहला ऑप्शन आपको दिया गया 1900 से 1918 तक, दूसरा आपको दिया गया 1919 से 1938 तक, तीसरा आपको दिया गया 1936 से 1943 तक और चौथा आपको दिया गया
1850 से 1900 तक। यहाँ पे याद रखिएगा शुक्ल युग का जो समय है ना वो 1919 से 1938 तक माना जाता है, तो दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अगला जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा 18 नंबर का प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने आ गया है कि साकेत रचना है। आपको बताना है कि साकेत किसकी रचना है, महादेवी वर्मा की है, सुमित्रानंदन पंत की है, जयशंकर प्रसाद की है या मैथिली शरण गुप्त की है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे मैं बता दूं जो साकेत रचना है वो क्या है, मैथिली शरण गुप्त की है। तो चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको सारे प्रश्न समझ में आ रहा होंगे। इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, लास्ट तक देख लीजिए। एमसीक्यू का टेंशन आपको नहीं लेना है, बस ये 50 प्रश्न तैयार कर लीजिए, आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। आपके सामने 19 नंबर का प्रश्न आ गया है, पूछ रहा है कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। आपको बताना है कि पंच परमेश्वर जो कहानी उसके लेखक कौन है, रामचंद्र शुक्ल जी हैं, प्रेमचंद्र जी हैं, यशपाल जी हैं या राजेंद्र यादव हैं। तो आप सभी को याद रखना है कि पंच परमेश्वर एक प्रकार की कहानी है और इसके जो लेखक क्या है, मुंशी प्रेमचंद्र है। तो वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 20 नंबर का प्रश्न देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। आपको प्रश्न दिया गया है कि शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, धर्मवीर भारती है, प्रेमचंद्र है, फणीश्वर नाथ रेणु है और यहाँ पे अज्ञेय दिया गया। तो आप याद रखिएगा इसके जो लेखक क्या है, अज्ञेय जी है, यानी चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और याद देखिए एक और इंपॉर्टेंट मैं आपको प्रश्न यहाँ पे बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जैसे कभी कभी पूछ देता है कि शेखर एक जीवनी की विधा है, यानी जो शेखर एक जीवनी है वो किस विधा में लिखी गई है। तो यहाँ पे लोग जीवनी शब्द देख के समझते हैं कि जीवनी है, वो जीवनी पर टिक कर देते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि शेखर एक जीवनी क्या है, एक उपन्यास है, जीवनी नहीं है, क्या है, एक उपन्यास है। प्रश्न को थोड़ा सा घुमा देता है ना, तो इसमें काफी लोग गलती कर देते हैं। लेकिन आप लोग अपने माइंड में याद रखिएगा कि शेखर एक जीवनी क्या है, एक प्रकार का उपन्यास है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे मैंने 20 प्रश्न करा दिया। जल्दी से सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पे यदि नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल फ्री में आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी लाइव क्लास के माध्यम से कराया जाता है। तो आप चाहें तो हमारे डेली लाइव क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। और पीडीएफ नोट आपको कैसे मिलेगा वो आपको वीडियो को लास्ट में मैं बताऊंगा। यहाँ पे चलिए आपको 20 मैंने क्या किया, गद्य के इतिहास से प्रश्नों को करा दिया। अब चलिए 20 प्रश्न मैं आपको पद्य के इतिहास से कराऊंगा, देन आपको व्याकरण के प्रश्न कराऊंगा। तो पूरा का पूरा वीडियो देखना है, तभी आपको पूरा का पूरा नंबर मिल पाएगा। आपके सामने 21 नंबर का प्रश्न आ गया है। अब इसके बाद से जो प्रश्न आपको देखने के लिए मिले वो क्या होंगे, पद्य के इतिहास से मिलेंगे। इससे पहले नंबर का प्रश्न आपको दिया गया है कि प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। आपको बताना है कि प्रिय प्रवास किस युग की रचना है, द्विवेदी युग का है, भारतेंदु युग का है, प्रगतिवादी युग का है कि छायावादी युग का है। तो आपको याद रखना है कि जो प्रिय प्रवास है ना वो क्या है, द्विवेदी युग की रचना है। किस युग की रचना है, द्विवेदी युग की रचना है। तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देख सकते हैं 22 नंबर का भी प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। 22 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि मधुशाला किसकी रचना है। आपको बताना है कि जो मधुशाला मोस्ट फेमस रचना है वो किसकी है, रामधारी सिंह दिनकर की है, हरिऔध की है, हरिवंश राय बच्चन की है या सुमित्रानंदन पंत की है। तो आप याद रखिएगा जो मधुशाला रचना है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर साल पूछा जाता है ये किसकी रचना, हरिवंश राय बच्चन की रचना है, इसको याद रखना है। चलिए 23 नंबर का प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि मोतीराम किस युग के कवि है। आपको बताना है कि जो मोतीराम क्या है, एक कवि है, वो किस युग से संबंधित है, आधुनिक काल से है, आदिकाल से है, भक्ति काल से या रीति काल से। तो आपको याद रखना है कि ये जो है ना वो क्या है, रीति काल से संबंधित है। तो आपको याद रखना है कि किसी प्रश्न में मुझसे गलतियां हो सकता है, क्योंकि गलतियां किसी से भी हो सकता है। और यहाँ प्रश्न नहीं, मैंने 50 प्रश्न कराया था, अगर हमसे कहीं मिस्टेक हो गया होगा तो हमें माफ करिएगा। और आप लोग सही उत्तर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर इस प्रश्न का उत्तर आपने गलत बताया है और इस प्रश्न का सही उत्तर ये होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। चलिए आपको 24 नंबर का भी प्रश्न करा देते हैं। आपको प्रश्न दिया गया है कि महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा। आपको पूछा गया है कि महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। निहार, सांदगीत, दीपशिखा और युगांत दिया गया। तो आप याद रखिएगा कि निहार, सांदगीत और दीपशिखा क्या है, महादेवी वर्मा की रचना है। युगांत क्या है, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। तो यहाँ वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपके सामने 25 नंबर का भी प्रश्न आ गया है। देख सकते हैं प्रश्न दिया गया है कि भूषण किस युग के कवि है। आपको बताना है कि जो भूषण है वो किस युग के कवि हैं, आदिकाल के हैं, रीतिकाल के हैं, भक्ति काल के हैं कि आधुनिक काल के हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए 25 नंबर का प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना है कि भूषण जो कवि है ना वो रीतिकाल के कवि है। तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 26 नंबर का भी प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि यशोधरा रचना है। आपको बताना है कि यशोधरा जो मोस्ट फेमस रचना है वो किसके द्वारा लिखा गया है।
जयशंकर प्रसाद के द्वारा, महादेवी वर्मा के द्वारा, सुमित्रानंदन पंत के द्वारा या मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। तो आप याद रखिए जो यशोधरा रचना है किसकी है, मैथिली शरण गुप्त का है। तो ये आपका 26 नंबर का प्रश्न था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जितने लोगों को प्रश्न इंपॉर्टेंट लग रहा है प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए आपके सामने लेके आते हैं अगला प्रश्न। देखिए आपके सामने 27 नंबर का प्रश्न आ गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। आपको बताना है कि जो मोस्ट फेमस रचना है रामचंद्रिका, इसके रचनाकार कौन है, बिहारी जी हैं, केशव दास जी है, भूषण जी है, मतीराम है। तो आपको याद रखना है कि रामचंद्रिका जो रचना है वो क्या है, केशव दास की रचना है। तो दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपके सामने यहाँ पे 28 नंबर का भी प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न के लिखित में से कौन सा प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है। आपको बताना है इसमें से कौन से ऐसे कवि हैं जो प्रगतिवादी युग के नहीं है। आपको पहला ऑप्शन दिया गया नागार्जुन, दूसरा दिया गया त्रिलोचन, और तीसरा आपको दिया गया केदारनाथ, और चौथा आपको दिया गया भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है वो क्या है, प्रगतिवादी युग के लेखक नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 29 नंबर का भी प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको तो कई बार पूछा गया है। प्रश्न कह रहा है कि छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। आपको कौन से ऐसी प्रवृत्ति है जो छायावादी युग की है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे श्रृंगार और प्रेम वेदना क्या है, इस युग की विशेषता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 30 नंबर का प्रश्न देख सकते हैं, आपको मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दिया गया है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। आपको बताना है कि तार सप्तक का प्रकाशन कब किया गया था। 1919 में किया गया था, 1943 में किया गया था, 1953 में किया गया था, 1942 में किया गया था। आप सभी को याद रखना है कि सन 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन किया गया था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आपके सामने आ गया, सामने 31 नंबर का भी प्रश्न आ गया है। प्रश्न कह रहा है कि नीड़ का निर्माण किस विधा की रचना है। आपको बताना है कि किस विधा की रचना है। आपको कहानी दिया गया, आत्मकथा दिया गया, उपन्यास दिया गया है और यहाँ पे निबंध दिया गया है। तो यहाँ पे याद देखिएगा ये क्या है, एक प्रकार का आत्मकथा है। तो दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपके सामने 32 नंबर का भी प्रश्न आ गया है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछा जाता है आपसे काल किस समावधि में माना जाता है, यानी रीतिकाल का जो समय है कब से कब तक माना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है 32 नंबर। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। पहला दिया गया है 1600 से 1616 तक, दूसरा आपको दिया गया 1800 से 1818 तक, और तीसरा आपको दिया गया 1643 से 1843 तक, और चौथा आपको दिया गया 1616 से 1632 तक। तो यहाँ पे याद रखिएगा तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सन 1643 से 1843 तक के समय को हम लोग क्या करते हैं, रीतिकाल का समय मानते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसी अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो बिल्कुल हम लोग क्या करते हैं, इसी तरह के वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं जिससे स्टूडेंटों को लाभ हो सके। तो चलिए आपके सामने आ गया अगला प्रश्न। देखिए आपके सामने 33 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है। आपको बताना है कि जो स्मृति की रेखाएं साहित्य वो किस विधा में लिखा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपको पहला दिया गया जीवनी, दूसरा दिया गया भेंट वार्ता, तीसरा दिया गया संस्मरण, और चौथा आपको दिया गया नाटक। तो आप देखना कि स्मृति की जो रेखाएं वो क्या एक प्रकार का संस्मरण है। तो तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपके सामने 34 नंबर का भी प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न कह रहा है कि सुमित्रानंदन पंत की रचना है। आपको बताना है यहाँ पे 4 रचनाएं दी गई हैं, इसमें से कौन सी ऐसी रचना है कि जो सुमित्रानंदन पंत की है। तो आपको मैं बता दूं कि दूसरा वाला जो आपको रचना दिखाई दे रहा है युगबाड़ी, वो क्या है, सुमित्रानंदन पंत की रचना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए यहाँ पे 35 नंबर का ही प्रश्न आपको दिखा देते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि रीतिकालीन कवि है। आपको बताना है इसमें से कौन से ऐसे कवि हैं जो रीतिकाल से संबंधित हैं। केदार भट्ट हैं, जायसी है, पद्माकर हैं, दास हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा जो यहाँ पे पद्माकर आपको दिखाई दे रहा है ये तीसरा वाला ऑप्शन ही आपका करेक्ट होगा, क्योंकि ये क्या है, रीतिकाल से संबंधित है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं 36 नंबर का प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आपको कह रहा है कि आधुनिक युग की मीरा है। आपको बताना है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। महादेवी वर्मा को कहा जाता है, सुभद्रा कुमारी चौहान को कहा जाता है, चित्रा कुमारी सिन्हा को कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि 36 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको नहीं बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा। मैं देखना चाहूंगा कि कितने स्टूडेंट यहां तक वीडियो को देखे हैं। अपना कीमती समय में से मात्र कुछ सेकंड निकाल के इस प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। और प्रश्न कई बार पूछा भी गया है, तो मैं देखूंगा कि कौन कमेंट कर रहा है, और जो सबसे पहले सही कमेंट करेगा उसके कमेंट को हम पिन भी कर देंगे। चलिए आपको कराते हैं 37 नंबर का प्रश्न। 37 नंबर का प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न दिया गया कि झरना के रचनाकार है, कि जो झरना रचना वो किसके द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा रचा गया
है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। पहला दिया गया है जयशंकर प्रसाद, दूसरा दिया गया है सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, चौथा आपको दिया गया महादेवी वर्मा। तो आप याद देखिएगा ये जो झरना रचना है वो क्या है, जयशंकर प्रसाद की रचना है, मोस्ट फेमस रचना है। तो यहाँ पे आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर का भी प्रश्न आपको दिखा देते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, देख सकते हैं। 38 नंबर का प्रश्न क्या दिया गया भाई, कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। आपको बताना है कि इन चारों रचनाओं में कौन सी ऐसी रचना है जो मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। आपको पहला दिया गया यशोधरा, दूसरा दिया गया पंचवटी, तीसरा आपको दिया गया रस कलश और चौथा आपको दिया गया भारत भारती। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका रस कलश हो जाएगा। और ये जो रचना है हरियौध जी की रचना है। कभी कभी पूछता है कि रस कलश किसकी रचना है, तो ये आपको याद रखना है कि हरियौध की रचना है। बाकी इन तीनों रचनाओं को याद रखेंगे क्या है, मैथिली शरण गुप्त की है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आपके सामने 39 नंबर का प्रश्न लेके आते हैं। 39 नंबर का आपको प्रश्न दिया गया कि लोकायतन के कवि, आप लोग सुने होंगे कि लोकायतन एक महत्वपूर्ण रचना है और आपको पूछा गया कि इसके कवि कौन है। निराला जी है, महादेवी वर्मा है, रामधारी सिंह दिनकर है, सुमित्रा नंदन पंत है। तो आप देखना कि इसके कवि क्या है, सुमित्रा नंदन पंत है। लोकायतन रचना किसकी है, सुमित्रा नंदन पंत की है। तो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 40 नंबर का भी प्रश्न आप देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न। इसको भी लगातार पूछा जाता है कि भाई आधुनिक काल का समय कब से कब तक माना जाता है। तो यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न का ऑप्शन आपको दिया गया 1919 से 1938 तक, फिर आपको दिया गया 1936 से 1943 तक, फिर आपको दिया गया 1918 से 1950 तक और फिर आपको दिया गया 1843 से अब तक। तो आप सभी को पता है भाई आधुनिक काल इस समय चल रहा है, तो ये जो ऑप्शन चौथा वाला आपका होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। 1843 से अब तक का जो समय वो क्या होता है, आधुनिक काल माना जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इन 40 प्रश्नों में किसी प्रश्न का उत्तर मैंने गलत बताया होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए यहाँ पे मैंने आपको गद्य के इतिहास से 20 प्रश्न करा दिया और पद्य के इतिहास से 20 प्रश्न करा दिया। अब चलिए 10 प्रश्न आपको व्याकरण से करा देते हैं। तो अगर अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए। आपके सामने आ गया व्याकरण के प्रश्न और इन प्रश्नों को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल अपडेटेड प्रश्न है। आप सभी को पता है कि यूपी बोर्ड के सिलेबस में बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं। जैसे पहले लकार आता था, शब्द रूप आता था, उस सबको हटा दिया गया, उसके जगह पे नई नई चीजों को डाला गया है। तो बिल्कुल यहाँ पे अपडेटेड मैंने प्रश्न लिया है, पुराने प्रश्नों को मैं नहीं कराऊंगा, बिल्कुल लेटेस्ट जो आपका सिलेबस है उससे आपको लिया गया है। तो इस वीडियो को पूरा का पूरा वॉच करेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि कौन कौन सी चीजें जोड़ी गई हैं और किस तरह के प्रश्न आपके सामने आने वाले हैं व्याकरण में। तो यहाँ पे देखिए पहला जो प्रश्न आपसे व्याकरण में पूछा जाएगा कि करुण रस का अस्थाई भाव है। तो देखिए 2 रस आपके सिलेबस में, एक करुण रस और एक हास्य रस है। तो या तो आपको करुण रस का अस्थाई भाव पूछ सकता है, नहीं तो हास्य रस का अस्थाई भाव पूछ सकता है। तो यहाँ पे करुण रस पूछा गया तो आपको 4 ऑप्शन है, शोक है, रति है, हास्य है, निर्वेद है। तो आप याद रखिएगा यहाँ पे करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है, जबकि हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है, हास्य होता है। आपको याद रखना है। नंबर का प्रश्न आपको अलंकार पे दिया गया, तो एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में अलंकार पे आएंगे। जैसे ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, पूछा गया कि पीपर पात सरिस मंडोला में आपको बताना है कौन सा अलंकार होगा, रूपक होगा, उपमा होगा, उत्प्रेक्षा होगा या अनुप्रास होगा। तो आप याद रखिएगा, तो आपको याद रखना है कि पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार क्या होगा, उपमा होगा। दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा एक रस से प्रश्न आएगा, एक अलंकार से प्रश्न आएगा और यहाँ पे क्या होगा ना, एक प्रश्न आपको तत्सम रूप पूछेगा, मतलब सही रूप आपसे पूछेगा। जैसे पूछ रहा है कि सूरज का तत्सम रूप है, आपको बताना है कि सूरज का तत्सम रूप क्या है, सूर्य है, दिनकर है, सूरज है कि प्रकाश है। तो आप याद रखिएगा कि सूर्य क्या है, सूरज का तत्सम रूप है। तो इस पे भी एक प्रश्न उठाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न आपको दिखाते हैं। देखिए आपके सामने अगला प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। एक प्रश्न आपको पर्यायवाची से पूछा गया है। जैसे यहाँ पे पूछा हुआ कि मछली का पर्यायवाची शब्द है, आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि मछली का जो पर्यायवाची होता है मीन होता है। तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखिएगा एक प्रश्न आपको छंद पे पूछेगा। जैसे यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि सोरठा छंद में चरण होते हैं, बताना है कि सोरठा छंद में कितने चरण होते हैं, 1 चरण होते हैं, 2 चरण होता है, 3 चरण होता है या 4 चरण होता है। तो आपको याद रखना है कि सोरठा छंद में क्या होता है, 4 चरण होता है। तो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक प्रश्न आपसे समास से पूछा जाएगा, जिससे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपको दिया गया कि हानि लाभ में समास से आपको बताना है कि जो हानि लाभ शब्द है उसमें कौन सा समास होगा, द्वंद्व होगा, कर्मधारय होगा, द्विगु होगा या बहुव्रीहि होगा। तो यहाँ पे देखिए लाभ और हानि और का बोध हो रहा है, तो जहाँ पे और का बोध होता है वहां पे द्वंद्व समास
होता है, तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिएगा यहाँ पे एक प्रश्न आपके वाक्य पे पूछा जाएगा, वाक्य पे आधारित आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं। तो पद का मतलब याद रखिएगा शब्द होता है, पद का मतलब क्या होता है, शब्द होता है। तो शब्द के मिलने से आप सभी को पता है कि वाक्य बनता है। तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, नया जोड़ा गया सिलेबस में। तो वाक्य पे आधारित प्रश्नों को एक बार जरूर देखेंगे। चलिए जो प्रश्न आपको पूछा जाएगा ये भी नया जोड़ा गया है, आपको विकारी और अभिकारी शब्द पे पूछा जाएगा। याद रखना है आपको विकारी और अभिकारी शब्द पे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे प्रश्न पूछा गया है कि जिन शब्दों पर लिंग वचन पुरुष कारक आदि का प्रभाव नहीं पड़ता उन्हें क्या कहते हैं। तो आप याद देखिएगा जिन शब्दों पे लिंग वचन पुरुष आदि का प्रभाव नहीं पड़ता उसे अभिकारी शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो विकारी और अभिकारी शब्द पे एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और वैसे भी आगे चल के मैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कराऊंगा और मैं लाइव क्लासेज में ये सारी चीजें आपको पढ़ाता हूं, तो आप लोग हमारे लाइव क्लास को जरूर ज्वाइन करेंगे। चलिए यहाँ पे आपको 49 नंबर का प्रश्न भी दिखा देते हैं। सामने 49 नंबर का प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे वॉच से रिलेटेड एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। जैसे इंग्लिश में आप लोग एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़े होंगे, उसी तरह का हिंदी में भी नया चीजें जोड़ा गया है। जैसे प्रश्न कह रहा है कि उससे अखबार नहीं पढ़ा जाता, इसमें आपको वाच्य भेद बताना है कि भाई यहाँ पे कर्म वाच्य होगा, कर्ता वाच्य होगा, आपको भाव वाच्य होगा कि इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा वाला। यहाँ पे क्या है, भाव वाच्य है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है, जो भी नई चीजें जोड़ा गया अगर आपको नहीं समझ में आता है, तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिए कि सर मुझे इस टॉपिक में प्रॉब्लम है। अपने लाइव क्लास में सारे टॉपिक आपको कवर करा दूंगा। और यहाँ पे मैं बता दूं कि मेरे चैनल पे सभी विषयों का तैयारी कराया जाता है। मैं डेली क्या करता हूँ, लाइव क्लासेस चलाता हूँ, सभी विषयों का लाइव क्लास लेता हूँ बिल्कुल फ्री में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि आपको फ्री में लाइव क्लासेज का लाभ मिल सके। और यहाँ पे देख सकते हैं इस वीडियो का लास्ट प्रश्न आपको 50 नंबर का है। आप याद देखिएगा यहाँ पे उस्मद जो शब्द है इस पे आधारित आपको प्रश्न आएगा। जैसे यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि उस्मद शब्द का तृतीया एक वचन का रूप है। आपको बताना है कि उस्मद शब्द का तृतीया एक वचन का रूप है। तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन पहला वाला हो जाएगा। आपको इसको समझ में आ रहा होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने 50 मोस्ट इंपोर्टेंट आपको प्रश्न करा दिया है। अगर इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो आपको 20 नंबर जो एमसीक्यू का है एक भी नहीं कटने वाला है, आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। हम चाहते हैं कि आपको 70 में 70 नंबर मिले, यानी 20 प्लस 50 नंबर और पाना चाहते हैं। तो वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पे आपको हिंदी का वायरल पेपर, जो बिल्कुल वायरल पेपर है, जैसा पेपर आपका बोर्ड एग्जाम में आने वाला है वो वीडियो आपको दिखाई देगा। उसको क्लिक करके देखिएगा, आपको 70 में 70 नंबर आपको मिल सकता है। यहाँ पे मैं बता दूं कि जिनको भी पीडीएफ नोट चाहिए, अन्य विषयों के इंपॉर्टेंट प्रश्नों का पीडीएफ नोट चाहिए, एमसीक्यू का पीडीएफ नोट चाहिए, वायरल पेपर का पीडीएफ नोट चाहिए, आपको कुछ नहीं करना है। लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। मेरे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन करेंगे। या स्क्रीन पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, इस पे मैसेज करेंगे, इस पे कांटेक्ट करेंगे, आपको बिल्कुल फ्री में सभी विषयों के इंपॉर्टेंट प्रश्नों का पीडीएफ नोट मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। स्क्रीन पे आपको 2 वीडियो वायरल पेपर का दिखाई दे रहा है, इसको क्लिक करके देखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।